नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं और श्वेता और अनंत एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने तमाम दिन भर की वो खबरें लेकर जिससे है आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिससे आपका ताल्लुक है, वो खबरें हमारी कोशिश रहेगी जो कि आपकी नजरों से अगर छूट गई है तो इस बुलेटिन में खास करके वो छूटने ना पाए। और हमारी कोशिश यही है, हर बार हम बुलेटिन की शुरुआत में श्वेता यही कहते हैं कि अगर आप रेडियो पर न्यूज नहीं सुन पाए हैं, अखबार नहीं पढ़ पाए हैं या फिर टीवी नहीं देख पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। शाम 5 बजे जीएनटी ऑन कर लीजिए और सारी खबरें आपके सामने होंगी। तो चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल के हादसे के बाद राहत और बचाव का अभियान लगातार जारी है। सेना और दमकल विभाग के कर्मचारी बचाव के काम में जुटे हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की कई टीमें भी मौके पर तैनात हैं। एक दिन पहले यह हादसा हुआ था। आपको बता दें कि जो बताया गया है उसके मुताबिक हादसे के वक्त पर पुल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गुजरात सरकार ने हादसे के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी की टीम भी बना दी है। बताया गया कि मोरबी का यह ब्रिज 140 साल से भी ज्यादा पुराना था और इसकी लंबाई करीब 765 फीट थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब यहां हजारों की तादाद में लोग इस पुल पर मौजूद थे तो एकाएक ये पुल जो है वो नीचे गिर गई, वो टूट गई और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो स्थिति बयां करने के लिए काफी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें रेस्क्यू की लगा दी गई। लोगों को बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है और कहा है कि ऐसे बहुत कम क्षण ऐसे होते हैं जब दिल से उन्हें इतना दुख महसूस होता है। तौफिक भाई की बेटी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन अपनी बेटी को छोड़कर जो बच्चे यहाँ पे आ रहे थे, जो महिलाएं यहाँ पे आ रही थी, उनकी मदद के लिए तौफिक भाई आगे बढ़ रहे थे। तौफिक भाई ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पे आए थे, जो बच्चे यहाँ पे आए थे, क्या कहे? बच्चे तो कम से कम मैंने 30 से 35 बच्चे थे। कुछ औरतें थी, लड़कियों थी जो 16 से 18 साल की थी। बच्चों को देख के कैसा लगा? क्योंकि बहुत ही दिल दहला देने वाला, पूरा दिल देने वाला। मैडम मेरा मगज ही काम नहीं कर रहा था कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये क्या दुख देख रहा हूँ। मैडम बस मेरे अल्लाह और भगवान से एक ही प्रार्थना है, किसी को ऐसी मौत ना दे। मैडम आपको बता दें कि मोरबी हादसे के बाद वहां आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी मदद के लिए पहुंचने लगे, जिससे जो हो पाया वो मदद करता हुआ दिखा। कई लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, जवानों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आए तो कुछ ऐसे भी लोग थे उनके लिए पानी की बोतलें भी वहां पर लेकर आए। किसी ने हादसे वाली जगह पर लोगों की मदद के लिए फ्रूट्स बांटे, जबकि कई सुबह होते ही अपने घरों से खाना बनाकर वहां बांटने के लिए निकल पड़े। इसके अलावा सड़कों पर भी कई लोग खड़े दिखे जो घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुलवाते नजर आए। इतना ही नहीं, इस मुश्किल घड़ी में राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं से भी मदद की अपील की है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और कई लोगों को बचाया जा चुका है, कई लोगों की तलाश जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग लापता हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, ताकि जो उनके परिवार वाले हैं, उनके परिजन हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, उनको उनकी खैरियत के बारे में सही और सटीक जानकारी दी जा सके। मोरबी हादसे में मदद के लिए देवदूत बनकर के जब भारतीय सेना की टुकड़ी, नेवी की टुकड़ी, एयरफोर्स की टुकड़ी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगी हुई थी, तो इन देवदूतों के लिए भी मदद के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया। अब आप देख पा रहे हैं ये सारे वॉलंटियर्स हैं। इसमें अब बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, एसबीआई बैंक के कर्मचारी हमें यहाँ पर दिखाई पड़े, कुछ एनजीओ के, सिविल सोसाइटी के, यहाँ के स्थानीय लोग भी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे? बहुत सारे लोगों को हमने सड़कों पर देखा जो रास्ता दे रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो, गाड़ियों का सिलसिला ऐसा चले कि एम्बुलेंस का रास्ता बाधित ना हो। साथ ही जो लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, अब नदी किनारे ऐसे खाने की व्यवस्था तो नहीं हो सकती, तो लोग कहीं पर कोई फल लेकर के आया, कोई चाय लेकर के आया, बिस्किट लेकर के आया, पानी लेकर के आया है, ताकि इतने सारे लोग, जितना बड़ा ये ऑपरेशन है इस नदी में, कम से कम उनमें से कोई भूखा ना रहे, पानी की किल्लत ना हो। गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा, तापमान ज्यादा है, तो कम से कम पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और वो हो कैसे रहे? देखिए, इस सस्पेंडेड ब्रिज के पास जो हिस्सा है, इसमें एक टुकड़े को बाकायदा काट दिया गया है, यहाँ से निकाल दिया गया है और लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं खाना, फल, नाश्ता लेकर के, लोग कम से कम भूखे न रहे। आप लोग क्या लेकर के आए हैं? ये सब पानी वगैरह सब लेकर। कहाँ, किस बैंक से है? एसबीआई बैंक। जितनी संस्थाएं आसपास में मोरबी की, पूरा शहर रात भर सोया नहीं है, गमगीन रहा है। और अब सुबह जब तमाम सारी एजेंसियां, जो कर्मचारी हैं, वो मदद के लिए उतरे हैं, तो उनको खाना पीना मिले, उसके लिए कम से कम यहाँ स्थानीय लोग उमड़ पड़े हैं।
और इस हादसे के बाद जो इलाके ऐसे हैं जहां पर इस किस्म के पुल हैं, वहां पर भी एहतियात बरती जा रही है। हम रुख करते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश का, जहां प्रशासन ने लक्ष्मण झूला को पूरी तरह बंद कर दिया है। असल में इस पुराने झूला पुल को 2019 में ही लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की समस्या को देखते हुए पुल पर पैदल जाने की इजाजत दी गई थी, मगर अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बताया गया है कि वहां पर पुराने पुल के बगल में नया पुल बनाने का काम भी जारी है। इस नए पुल के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा है। राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण झूला पुराना होने की वजह से बंद कर दिया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए पुल पर पैदल जाने की इजाजत दी गई थी, जो अब लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो आपको हम बता दें कि यह भी काफी पुराना था, लेकिन एहतियातन इसे बंद कर दिया गया है। और ये कदम शायद श्वेता इसलिए उठाया गया है कि जिस मोरबी के पुल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां यह हादसा हुआ है, वहां पर भी कोई वाहन नहीं था, वहां पर भी केवल लोगों की भीड़ थी और ये कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग उस पुल पर पहुंच गए थे। हालांकि सवाल इस हादसे को लेकर तमाम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मण झूला को भी अब लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई रिस्क यहां पर नहीं लिया जा रहा, तमाम एहतियात यहां पर बरती जा रही है और एक अच्छा कदम इसे कहा जाएगा हादसे से सबक लेते हुए। दिवाली की पूजा के बाद आपको बता दें कि अक्सर सड़क किनारे, पेड़ों के नीचे और चौराहों पर मूर्तियों का ढेर दिखता है। इन मूर्तियों की साल भर हम अपने घरों में पूजा करते हैं और बाद में विसर्जन के नाम पर पेड़ों के नीचे रखाते हैं। ऐसे में लखनऊ में रहने वाले एक आदमी ने इन मूर्तियों के विसर्जन का बीड़ा उठाया है और अब लखनऊ नगर निगम की उनकी इस पहल से वो भी जुड़ गए हैं और लखनऊ में जगह जगह जाकर लोगों से अपील करते हैं कि मूर्तियां और पूजा के सामान को खुले में ना रखें, बल्कि उन्हें सौंप दें। इसके लिए नगर निगम की कई गाड़ियां अलग अलग इलाकों में चक्कर लगा रही हैं। ये गाड़ियां लोगों से मूर्तियां और पूजा का सामान लेती हैं, फिर इसको एक गाड़ी में भरकर कहीं दूर ले जाया जाता है। वहां जमीन में गड्ढा खोदकर इन सभी चीजों को विसर्जित कर दिया जाता है। इससे हमारी सड़कें और चौराहे भी साफ रहते हैं, साथ ही हमारी आस्था को भी ठेस नहीं लगती। अक्सर अनंत हमने देखा कि जो मूर्तियां होती हैं हमारे घरों में, हमने उसको हमेशा देखा है कि गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा रही है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें नदियों की सफाई का भी जिम्मा उठाना चाहिए और जिस तरह से गंदगी नदियों में हो रही है उसे रोकना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह से कहीं भी खुले में हम ना छोड़ आएं। जो भी पूजा सामग्री है, चाहे वो फूल हो या फिर मूर्तियां हो पुरानी, तो ये एक अच्छी और अनोखी पहल है लखनऊ नगर निगम की भी तरफ से। और लोगों के घरों में जा जाके इस तरह से मूर्तियां और पूजा सामग्री ये लोग लेते हैं और एक गड्ढे में फिर उसे डाल दिया जाता है। ये कब से चल रहा है रंजीत जी, कर रहे हैं और हर साल आप डालते हैं अपनी मूर्तियां जो पूजा के बाद? ये 10 सालों से चल रहा है। अच्छा जी। कैसे देखते हैं ये अभियान, कितना मददगार होता है? मूर्तियां पहले सड़क पे छोड़नी पड़ती थी। जी छोड़नी पड़ती थी, इधर उधर पड़ी रहती थी। भैया अब आते हैं 10 वर्षों से उसको उठा रहे हैं, सब इसका उपहरण कर रहे हैं। ये करते हुए मुझे 12 वर्ष बीत गए हैं और बड़ा कष्ट होता था जब लोग सड़कों पर, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर चौराहों पर या मंदिर के आसपास लोग जो है मूर्तियों को छोड़कर चले जाते थे, उसके ऊपर जानवर गंदगी करते थे, तो बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था। हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको चोट पहुंचती थी, इसलिए हमने इस काम की शुरुआत की। और पहले तो मैंने चौराहों से और जहां पर पीपल के वृक्ष होते थे वहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मूर्तियां होती थी, पहले वहां से मैंने उठाने का काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार से तो लोग जो है जागरूक नहीं होंगे, लोग जो है इसी प्रकार से यहाँ रखते जाएंगे और मैं उठाता जाऊंगा। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं गलियों में पहुंचूं, मोहल्लों में पहुंचूं, कॉलोनियों में पहुंचूं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बाघ का वीडियो वायरल हो गया। ये बाघ जंगल से निकलकर एक सड़क पर पहुंच गया। अचानक बाघ को देख वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए, लेकिन बाघ बेखौफ वहां टहलता रहा। आपको बता दें, ऐसे में उसके तेवर देखकर बाइक और स्कूटर पर सवार लोगों ने आगे बढ़ने के बजाय वापस लौटने में अपनी भलाई समझी। काफी देर तक बाघ सड़क पर घूमता रहा। इस दौरान कार में बैठे कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। आपको हम बता दें कि यहाँ पर नेशनल पार्क है बकायदा,
चंद्रपुर में। और यहां पर इस तरह से बाघ जो हैं सड़कों पर अक्सर आजकल दिख जाते हैं। बताया जाता है इसके पीछे वनों की जो कटाई हो रही है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, उसकी वजह से ये बाघ या जंगली जानवर जो हैं अक्सर सड़क पर इस तरह से चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बाघ 20 सड़क पर यहां आ गया, जिसे देखकर आने जाने वाले लोगों की होश उड़ गए। जिसके बाद जो जहां था वहीं से वापस लौटना उसने सही समझा। और अयोध्या में अगले साल होने वाले दीपोत्सव को और भी भव्य और शानदार बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस आयोजन को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, उसे देखते हुए अब वहां राम की पैड़ी का स्वरूप बदला जाएगा। वहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए बैठने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए स्टेडियम की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। बताया गया है कि इससे जुड़ा प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है। इजाजत मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नए इंतजाम होने पर ज्यादा श्रद्धालु दीपोत्सव में हिस्सा ले सकेंगे। इस बार वहां रिकॉर्ड 17 लाख दिए जलाए गए थे। आपको बताएं कि इस दीपोत्सव के लिए खास तैयारियां काफी दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन जितना उत्साह के साथ लोग इस दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब इस दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा, राम की पैड़ी जो कि इस दीपोत्सव का मुख्य केंद्र होती है, जहां पर तमाम लोग आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं और सीएम योगी खुद इन तमाम कार्यों का जायजा लेते हैं। तो ऐसे में जब राम की पैड़ी को निखारने का, संवारने का प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले साल और भी ज्यादा शानदार नजारा देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव का जो त्यौहार है अयोध्या के रूप में एक विशिष्ट रूप से मनाया जा रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैपेसिटी हमारी बढ़े और क्षमता हमारी बढ़े वहाँ पे। तो वहाँ जो हमारे पास जो स्लोप है, वहाँ पे हम लोग सीढ़ियाँ बनाना चाह रहे हैं, स्टेडियम की तरह, एमपी थिएटर की तरह। तो वो एक प्रपोजल हम लोगों ने शासन से बात की है और उसको जल्दी स्वीकृति करा के उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगली बार जो दीपोत्सव है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी उसमें आ सके। तो ये एक विचार के रूप में है और इसको हम लोग परिणत करेंगे। आगरा में मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग वहां पहुंचते हैं। ताजमहल के लिए लोगों में किसी न किसी तरह की दीवानगी रहती है। एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ताजमहल के दीदार के लिए वहां पहुंचा। आपको बता दें, इनमें दिल्ली में रहने वाले कई विदेशी भी शामिल रहे। बताया गया कि इस डेलीगेशन में 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। वहां पहुंचने पर इन लोगों ने ताज का दीदार तो किया ही, साथ ही फोटो भी खिंचवाई। तो ये 24 देशों का डेलीगेशन है, जहां पर लोग यहां पर पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से ताज का दीदार करने के लिए। और केवल विदेशी सैलानी ही नहीं, विदेशी लोगों का प्रतिनिधिमंडल ही नहीं, श्वेता, आपको ध्यान होगा जब जब राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए हैं अलग अलग देशों के, तो उन्होंने यहां पर आकर एक पिक पॉइंट है, यहां पर एक पिक पॉइंट है, एक चेयर यहां पर बनी हुई है जिसके सामने बैठकर तमाम तस्वीरें यहां पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने खिंचवाई हैं। और ये तस्वीरें खूब लोगों को भाई भी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। और जहां तक बात है आम लोगों की, आम भारतीयों की, तो उनके लिए तो गर्व का विषय है ही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया गया। बताया गया है कि इस भर्ती रैली के लिए 44,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहां भोपाल के अलावा छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सीहोर और रायसेन समेत कई जिलों से युवा भर्ती होने के लिए पहुंचे हैं। आलम यह है कि रात में युवा भर्ती ग्राउंड के पास पहुंच रहे हैं। सभी को अलग अलग बैच बनाकर बैठाया जाता है। उनके कागजात चेक करने के लिए उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं में भी काफी जोश दिखाई दे रहा है। अग्निवीर को लेकर के इतनी बातें थी, लोगों ने बड़ा विरोध किया था। फिर आप विरोध किया था वो सर, या तो देश के लिए नहीं थे सर वो, या तो वो तैयारी नहीं करनी चाहिए उन्हें सर। जो भी करती है सरकार अपने अच्छे के लिए, फायदे के लिए करती है। जो विरोध कर रहा था वो गलत था। वो सरकार जो अपने लिए करती है वो अच्छी करती है, अपने लिए जो सोचती है। उन्होंने कुछ सोचा, 4 साल का किया है, वो अपने लिए ही क्या होगा। तो क्या बेहतर रहता है, फौज की नौकरी या ये 4 साल की फौज की नौकरी? हाँ, 4 साल की नौकरी भी बढ़िया है, ऐसी दिक्कत नहीं है, उसमें भी बढ़िया है। 4 साल के बाद कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, गलत नहीं है। वो 4 साल जो उन्होंने किया है वो आगे दूसरे व्यक्ति को मौका मिले इसके लिए किया है, ऐसा नहीं है। आपने शुरू से सोचा था फौज में आने के लिए, या फिर आपने पहले कुछ और सोचा था? नहीं, फौज का ही सोचा था स्टार्टिंग से। हाँ, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं।
अब जाके मौका आया है रनिंग करने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हरिद्वार में गंगा मैराथन हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौड़ के जरिए गंगा को साफ और स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ के छात्रों और दूसरे कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योग पीठ से जुड़े आचार्य बालकृष्ण भी इस मौके पर यहां पर मौजूद थे। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के नक्शे के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती मना रहा है। और इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत तेजी के साथ में विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरा देश की युवा तरुणाई, युवा शक्ति इस संकल्प के साथ में कि हम भारत के विकास की इस गति को और अधिक ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करेंगे। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अंदर राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए और राष्ट्र के अंदर लोग एकता और अखंडता के साथ में बुराइयां, दुर्गुण, दुर्व्यसन, नशा, वासना, इन सब से मुक्त हो जाए, इसके लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अंदर गंगा रन का आयोजन, क्योंकि गंगा है प्रतीक हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्य और हमारी सनातन वैदिक धर्म की। तो ये गंगा के माँ गंगा के किनारे पर प्रारंभ होकर के गंगा रन यह जीवन के बुराइयों को भगाने वाला बने। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर वहां बीएसएफ के जवानों ने परेड निकाली। बैंड बाजे के साथ श्रीनगर की सड़कों पर जवानों का ये दस्ता आगे बढ़ता हुआ दिखा। इस दौरान देशभक्ति गीतों की धुनों से वो पूरा इलाका गूंज उठा। इस अवसर पर बच्चे और उनके माता पिता सड़कों के किनारे जवानों के स्वागत में तिरंगा थामे पकड़े नजर आए। बीएसएफ के अधिकारियों ने इन बच्चों से मुलाकात की और उन्हें तोहफे भी दिए। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वहां रहने वाले लोगों ने इन जवानों को धन्यवाद दिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 5 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए फटाफट अंदाज में GNT एक्सप्रेस।